गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आदित्य लोहे आप सभी का शशि ड्रीम फाउंडेशन ऑनलाइन करियर काउंसलिंग में आज के एफबी लाइव सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि शशि ड्रीम फाउंडेशन ने इस एफबी लाइव के माध्यम से मुझे ये आज मौका दिया है कि मैं मेरे फील्ड के बारे में जो मेरा अनुभव है, जो मेरा नॉलेज है, मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शशि ड्रीम फाउंडेशन अभी शुरू किया है और 4 तारीख से ये सेशन शुरू है और मैं 4 तारीख से सभी सेशंस को अटेंड कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से ये सेशन चल रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम जैसे युवाओं को आज मिल रही है कि हर एक क्षेत्र के जो मास्टर है इस सेशन के माध्यम से करियर में हमने किस फील्ड को चुनना चाहिए और किस फील्ड में हमने करियर करना चाहिए इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी में करियर ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक हमें हमारे ज़िंदगी में क्या करना है, हमारे ज़िंदगी का क्या करियर गोल है, ये हमें पता नहीं चलता तब तक हम सही तरीके से ज़िंदगी में हमारे करियर में कुछ कर नहीं पाते, ऐसे मुझे लगता है। हमने ऐसा होता है ज़िंदगी में कि हमें जो करना है वो हम नहीं कर पाते और जो हमें नहीं करना है वो हम करते हैं। तो इसीलिए मैं आज इस एफबी लाइव सेशन में आपसे थिएटर आर्ट्स मतलब नाट्य कला इस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो विषय को शुरुआत करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं आदित्य लोहे, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हुआ है नागपुर यूनिवर्सिटी से और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो मास्टर इन थिएटर आर्ट्स में हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से। सॉरी, ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नागपुर यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर इन थिएटर आर्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी से। मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ, 2 साल से मैं मुंबई में हूँ। एक थिएटर आर्टिस्ट, एक्टर और मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं अभी नागपुर में अपने घर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया मेरा परिचय। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हुआ है और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मास्टर इन थिएटर आर्ट्स में हुआ है। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मास्टर इन थिएटर आर्ट्स इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, ये दोनों अपोजिट है। पर मैंने जैसे कहा कि वही ना कि ज़िंदगी में जब तक कोई टारगेट नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि ज़िंदगी में हमें क्या करना है, क्या हमारा गोल है, ये हमें जब तक पता नहीं चलता तो हम उस सही दिशा से हम काम नहीं कर पाते। तो ऐसे ही मेरे ज़िंदगी में हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं आज थिएटर आर्ट्स इस विषय पे बात करने वाला हूँ, तो मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा थिएटर आर्टिस्ट तो नहीं हूँ। जितने साल मैंने थिएटर में काम किया है, जितना मेरा अनुभव है, जैसे 2 साल का मैंने मास्टर इन थिएटर आर्ट्स अभी किया है, तो इस साल वो कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम खाली बाकी है। तो जितना मेरा अनुभव है, जितना मैं जानता हूँ, उतना ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं गाइडेंस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इस फील्ड में मेरा इतना अनुभव है कि मैं आपको गाइड कर सकूँ। मैं दोस्त के नाते आपसे ये बातें शेयर करूँगा कि थिएटर आर्ट्स में करियर कैसे कर सकते हैं या थिएटर में हम काम कैसे कर सकते हैं, या जिसको लगता है कि मुझे थिएटर करना है और ज़िंदगी में मुझे अच्छा एक थिएटर आर्टिस्ट बनना है, तो फ्यूचर में उसका क्या स्कोप है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो मुझे पता चला है ये दोस्त के नाते मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग है और पोस्ट ग्रेजुएशन थिएटर आर्ट्स में है, तो सवाल ऐसा उठता है कि भाई थिएटर आर्ट्स ही करना था तो फिर इंजीनियरिंग क्यों की? क्योंकि इंजीनियरिंग का जो मेरा सफ़र है उसके बलबूते पर मैंने तो कोई जॉब नहीं किया। तो 2 साल का मैंने थिएटर आर्ट्स का कोर्स किया और अभी मैं आगे भी फ्यूचर में एज एन एक्टर, एज एन थिएटर आर्टिस्ट ही काम करने वाला हूँ। तो फिर इंजीनियरिंग क्यों की? इसलिए मैं अपने ज़िंदगी की जो एक करियर की जर्नी है वो इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा।
वो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी तय नहीं किया था कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होना चाहता हूँ। ऐसा कभी मैंने तय नहीं किया था कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट बनूंगा, मैं एक एक्टर बनूंगा, या तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। ये मैंने कभी तय नहीं किया था, तभी भी आज मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट में अगर मेरी करियर की जर्नी बताई जाए तो ऐसा है कि मेरी थिएटर का जो करियर है, मतलब नाटक जो मैंने शुरू किया है वो बचपन से किया है। बचपन से ही मैं नाटक करता था और कला क्षेत्र में मैं पहले से ही एक्टिव था। मतलब बचपन में मैं गाने गाता था, अच्छे तरीके से तबला भी सीखा था, 4 एग्ज़ाम मैंने पास की थी, डांस करता था और छोटे छोटे मोनो एक्ट्स बिठा के मैं उसके परफॉर्मेंस भी करता था। और मेरा बचपन जो है काटोल में गया है। ख़ास तौर पर अगर बताया जाए तो शशि ड्रीम फाउंडेशन के जो फाउंडर है मिस्टर हर्षल ढोके सर, ये मेरे बचपन के अच्छे दोस्त थे। हम दोनों साथ मिलकर थिएटर बचपन में हमने किया है, तो हमारी दोस्ती की शुरुआत वहीं से हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज उन्होंने ही मुझे ये मौका दिया है थिएटर के बारे में बात करने का, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया है। तो बात अगर की जाए पढ़ाई की, तो बचपन से ही पढ़ाई में मेरी बहुत बुरी हालत थी। मुझे पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लगती थी। पर नाटक जब मैं करता था, जब कला क्षेत्र में काम करता था, तो मुझे बहुत मज़ा आती थी, मैं दिल से वो काम करता था। तो ऐसे में ही जब मैं 11-12 साल का था तो मुझे 2 नाटक मिले। एक महाराष्ट्र राज्य नाट्य लेवल पर मुझे एक नाटक मिला, और वो नाटक मुझे एक्सीडेंटली वो मौका मिल गया, तो मैंने वो किया। उसमें लीड रोल था, तो मैंने अच्छे तरीके से काम किया और मुझे उसमें बेस्ट एक्टर का एक अवार्ड मिला। तो मैं वो शॉक हो गया और सरप्राइज़ हुआ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मेरा पहला ही नाटक था और एक अच्छे प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप के साथ मैंने काम किया था। तो मुझे थिएटर के बारे में थोड़ा सा पता चल गया था कि इसको नाटक कहते हैं, कि इसको थिएटर कहते हैं। तो वो मुझे पहला ही नाटक, और पहले ही नाटक में मुझे बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैंने और एक दूसरा नाटक किया, वो एक नेशनल लेवल कंपटीशन पे था। उस नाटक में भी मुझे थिएटर के बारे में मैं समझा, थिएटर के बारे में मैं सीखा, और धीरे धीरे मेरा थिएटर के बारे में इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर बाद में ऐसा हुआ कि 10th आ गया। तो आप सभी को पता है, जब 10वीं हमारे घर में आती है, जब हम 10वीं में होते हैं, तो सब लॉकडाउन हो जाता है कि कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ अब पढ़ाई करना। क्योंकि उस समय में 10वीं को बहुत इंपॉर्टेंस था। तो सिर्फ 10वीं मतलब 10th की एग्ज़ाम, मतलब हमारे लिए, बच्चों के लिए लॉकडाउन है। तो क्वारंटाइन हो जाते, एक ही घर में रहकर वही पढ़ाई करना रहता है। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 10वीं की एग्ज़ाम को सीरियसली पढ़ाई की कोशिश की, पर पढ़ाई तो होती नहीं थी। तो 10th में मेरी एजुकेशन कंडीशन ऐसी थी कि मेरे स्कूल के जो मेरे क्लास टीचर थे, उन्होंने घर वालों को बोल दिया था कि आपका बच्चा पास नहीं होगा, गारंटी से पास नहीं होगा, ऐसा बोल दिया था। और घर वालों को डर था कि मैं पास होगा या नहीं होगा, तो ये तो डर था। पर 10th का रिजल्ट लगा और बात ऐसी हुई कि मुझे 10वीं में 60% मिले। 60% से मैं पास हुआ। स्कूल वाले शॉक हो गए, भाई बच्चा पास हो गया, घर वाले खुश हो गए। तो उसके बाद ये पहली से 10वीं तक तो मेरा एजुकेशन काटोल में हुआ। तो थिएटर तो अभी बंद हो गया था, नाटक तो नहीं कर रहा था। फिर मैं काटोल से नागपुर शिफ्ट हुआ, और पिताजी ने पूछा कि भाई 10वीं के बाद क्या करना है। तो मैंने बताया मैं पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा ठीक है, अरे भाई पढ़ना चाहते हो, पर क्या करना चाहते हो, 11वीं 12वीं किस सब्जेक्ट में करना चाहते हो। तो मैंने सीधा बता दिया कि पिताजी मैं ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ, या ऐसे कोर्स में 11th 12th करना चाहता हूँ जिसमें साइंस, फिजिक्स और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा कोर्स है तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, नहीं तो नहीं, फिर आप देखिए। तो पिताजी ने कहा भाई ऐसा कौन सा कोर्स है। तो मैंने कहा भाई ढूंढिए, ढूंढने से मिल जाता है। तो नागपुर में बरडी में एक MCFC टेक्निकल वोकेशनल स्कूल था, जहाँ पे मैं एक ही कंडीशन में एडमिशन किया। वहाँ पे साइंस, फिजिक्स और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट नहीं रहते हैं, टोटल टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट होता है। तो मेरा टेक्निकल
कि एजुकेशन जर्नी का वो सफ़र शुरू हो गया। 11-12 मैंने बहुत सीरियसली पढ़ाई की। नागपुर में आने के बाद मैंने कोई थिएटर नहीं किया, कोई नाटक नहीं किया, कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। तो सीरियसली पढ़ाई करने के बाद ऐसा रिजल्ट हुआ, मेरे 12th का रिजल्ट ये था कि मुझे 70% मिल गए। अक्सर उल्टा होता है, 10वीं में परसेंटेज ज़्यादा मिलते हैं, 70 में मतलब 12th में परसेंटेज कम मिलते हैं। तो मेरा ऐसा हो गया कि मुझे 10वीं में 60% थे और 12th में मुझे 70% थे। तो मेरा फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैं मोटिवेट हो गया। मुझे लगा कि भाई मैं तो पढ़ भी सकता हूँ, मैं अच्छे पढ़ाई कर सकता हूँ। घर वालों को भी कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर से पिताजी ने पूछा कि बेटा आप और क्या करना चाहते हो, आगे क्या करना चाहते हो। मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं पॉलिटेक्निक करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी टेक्निकल करता है, टेक्निकल 11-12 हो या ITI करते हैं, उसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर पॉली में एडमिशन मिलती है। तो मैंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर पॉली में एडमिशन ले ली, अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिली। एडमिशन होने के बाद सेकेंड ईयर जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई पॉलिटेक्निक में आने के बाद भी यहाँ पे M3 है, मतलब मैथ सब्जेक्ट है, जिससे मैं 11-12 में छूट गया था। जो सब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए थे वो मुझे पॉलिटेक्निक में मिल गए। और मैंने वो M1, M2, M3 ऐसे 3 मैथ सब्जेक्ट है। तो मैंने सोचा भाई अभी क्या करें, अभी पीछे तो नहीं जा सकते, अभी घर वालों को भी कुछ बोल नहीं सकते, करना तो पड़ेगा। ये मैथ के चक्कर में क्या हो गया, मैंने 2 साल का पॉलिटेक्निक 3 साल में कर लिया। मतलब मैं 1 साल DC हो गया, 1 साल मैंने आराम किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने और 2 साल में मेरा पॉलिटेक्निक निकाला। तो पॉली में ही मेरा नागपुर में थिएटर का सफ़र शुरू हो गया और मैंने खुद ही एक नाटक लिखा और हम मेरे दोस्तों के साथ मैंने वो नाटक बिठाया। उस नाटक के अच्छे से हमने प्रयोग किए, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को वो पसंद आए, लोग हमारी तारीफ़ कर रहे थे। तो एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट मुझे फिर से एक बूस्टअप मिल गया, मुझे एक मोटिवेशन मिल गया कि हाँ भाई मैं तो कुछ कर सकता हूँ। और फिर से नाटक के प्रति मेरा जो लगाव था, मेरा जो प्यार था वो बढ़ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नाटक करना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने फिर से थिएटर शुरू कर दिया और मैं धीरे धीरे करने लगा। मैं प्रोफेशनली कोई काम नहीं कर रहा था, पर जो भी मेरे से बनता है मैं नाटक करता चला गया। मुझे डांस का अगर मौका मिला तो डांस करता चला गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि पॉलिटेक्निक में फाइनल ईयर था, फाइनल ईयर में फिर से सीरियसली पढ़ाई की और पढ़ाई करते वक्त मैंने सीरियसली पढ़ाई करने के बाद पॉलिटेक्निक पास हो गया। तो पॉलिटेक्निक का रिजल्ट ऐसा था कि पॉली में फाइनल ईयर में फिर से मुझे 70% मिले। अभी पॉली में 70% मिलने के बाद फिर से मेरा पढ़ाई में कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं पॉली 70% से पास हो सकता हूँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग भी कर सकता हूँ। तो पिताजी ने फिर से मुझे पूछा कि बेटा आप आगे और क्या करना चाहते हो। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मेरा करियर एक्टिंग में करूँ, मैं थिएटर में काम करूँ, इंजीनियरिंग करना या इस जॉब करना ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद मैं मुंबई घूमा, मुंबई के जो भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मैंने सब पूछताछ की और बाद में मुझे पता चला कि नहीं भाई, अभी मुंबई आके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुंबई में आना है तो हमारी उतनी क्षमता चाहिए कि हम मुंबई में काम कर सके। तो मैं फिर से नागपुर वापस आ गया। पिताजी ने पूछा आप क्या करना चाहते हो, मैंने बोल दिया मैं इंजीनियरिंग करूँगा। पिताजी ने कहा फिर से सोचो भाई, क्योंकि भाई तूने पॉलिटेक्निक करना चाहा, किया, 1 साल DC हो गया, अभी इंजीनियरिंग उसकी नेक्स्ट लेवल है, अभी करना चाहते हो या नहीं, अभी डिसाइड करो। मैंने बोला मैं इंजीनियर। भाई आपके बच्चों को 70% मिले हैं, 70% में तो भाई गरीबों के 2 लड़के पास हो जाते जस्ट जोकिंग। तो मैंने क्या किया कि भाई ने चलो ये क्या, पॉली मैंने एक निकाल लिया, इंजीनियरिंग तो मैं ऐसा यूँ निकाल दूंगा, उसमें क्या है। तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गई, बहुत अच्छे कॉलेज में, डायरेक्ट सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। तो 1 साल बच गया। अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद मेरा थिएटर तो शुरू ही था, तो मैं फिर से नाटक कर ही रहा था। तो इंजीनियरिंग में जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई इंजीनियरिंग में भी आपको 4 मैथ के सब्जेक्ट निकालना पड़ता है, होता है M1, M2, M3, M4। तो मैंने फिर ऐसा किया कि नहीं भाई, ये तो मैथ के सब्जेक्ट अभी तो निकालना ही पड़ेगा, कोई उसके उपाय नहीं है। और सोचा तो बाकी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी बड़े टफ थे। तो मैंने सोचा कि भाई चलो अभी करना तो पड़ेगा।
अभी ऐसा हुआ कि मैं इंजीनियरिंग का जो मेरा जर्नी था वो 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए था, पर मैंने 2012 में इंजीनियरिंग में एडमिशन ली। 2012 से 2013 एक साल 2013 से 2014 एक साल डीसी हुआ, घर में एक साल आराम किया। उसके बाद 2014 से 2015 एक साल मैंने फिर से कॉलेज ज्वाइन किया। मैंने फिर से सब्जेक्ट निकालने की और नेक्स्ट ईयर के सब्जेक्ट अच्छे तरीके से निकालने की कोशिश की। फिर से 2015 से 2016 मैं एक बार फिर से फेल हुआ, एक साल और आराम किया, और 2016 से 2017 मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग पास आउट हुआ। तो जो इंजीनियरिंग मैं 3 साल में कर सकता था वो इंजीनियरिंग मैंने 5 साल में की। जो 2012 में मैंने इंजीनियरिंग शुरू की तो 2017 में मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई। तो मेरे इंजीनियरिंग में 2 साल मैं डीसी हुआ, 2 साल फेल हुआ। पर मैंने क्या किया, जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं नाटक कर रहा था, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी के शो शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे मैं अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस कर रहा था और कॉलेज के गैदरिंग को मैंने टारगेट किया। मैं समझ गया कि भाई ये कॉलेज की जो गैदरिंग है एक बहुत बड़ा एनुअल इवेंट है और इसमें मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो जो 2 साल मैंने इंजीनियरिंग में जो डीसी हुआ, 2 साल में फेल हुआ, उस 2 साल में मैंने कभी टाइम पास नहीं किया। तो 2 साल मैंने मेरे फील्ड को दिए, मैंने खुद को पॉलिश किया, मैंने खुद को एनालिसिस किया और खुद को पूछा कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। अगर मैं एक्टिंग में करियर करना चाहता हूँ, मैं थिएटर आर्ट्स में करियर करना चाहता हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूँ। और मुझे पता चल गया कि मैं इंजीनियरिंग में फंस गया हूँ, पर अभी कोई ऑप्शन नहीं था। इंजीनियरिंग में फंस गया हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो ऐसा बहुत सा मैंने ऑब्जर्व किया है, 90% इंजीनियर कभी भी अपने दिल से खुद के इंटरेस्ट से इंजीनियरिंग नहीं करते। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। उनको कोई तो भी कहता है, उनको तो कोई तो भी बताता है, या अलग बहुत सी वजह होती है इसलिए वो इंजीनियरिंग करते हैं। ऐसे बहुत से कम स्टूडेंट होते हैं। तो देखिए ऐसे बहुत से एक्टर है, बहुत से थिएटर आर्टिस्ट है जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उनकी डिग्री इंजीनियरिंग डॉक्टर है, पर वो आज एक आर्टिस्ट है, अच्छा एक्टर है। तो मैंने 2 साल में सोचा कि मुझे करना क्या है। तो मैं समझ गया था कि मैं इंजीनियरिंग की इस जर्नी इसमें फंस गया हूँ, तो मुझे यहाँ से निकलना है। तो इंजीनियरिंग एक मेरे लिए नदी है और नदी से बाहर निकलने के बाद मेरी जर्नी शुरू होने वाली है। इसलिए मैंने 2 साल खुद को एनालिसिस किया, 2 साल मैंने खुद को पूछा कि मुझे करना क्या है, मेरे ज़िंदगी का टारगेट क्या है। खुद को मैंने परखा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट थिएटर में है, मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आफ्टर इंजीनियरिंग मैं मेरा करियर एक्टिंग में ही करूँगा, थिएटर में ही करूँगा। तो ऐसा हुआ कि उस 2 सालों में मेरा एजुकेशन कंडीशन ऐसी हुई कि भाई कॉलेज वालों ने तो हाथ जोड़ दिए थे, भाई ये बच्चे निकल भी गए तो बहुत बड़ी बात है। घर वाले तो बोल रहे थे भाई तू सिर्फ डिग्री निकाल ले, बहुत बड़ी बात है, आगे क्या करना है सोच लेंगे। तो मैंने सोचा कि भाई हम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, पर हम खाली स्टेज के परफॉर्मेंस पे लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, एजुकेशन के परफॉर्मेंस पे हमारी कोई तारीफ नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ से मैं बाहर निकलना है तो हमें फिर से पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और मैंने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में फिर से सीरियसली पढ़ाई को शुरू कर दी। और मेरी फैकल्टी बोलती थी कि भाई ये बच्चा पास भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है, तू इंजीनियरिंग खाली फोकट क्यों कर रहा है, तू छोड़ दे इंजीनियरिंग, चला जा। तो मैंने ठान लिया कि भाई परिंदों को मंजिल मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कि अभी बोल के नहीं दिखाना, करके दिखाना है। तो मैंने सीरियसली पढ़ाई की और मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में डंके की चोट पर वो इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास 70% से पास आउट हुआ। तो जो कॉलेज मुझे बोलता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो कॉलेज आज मेरी तारीफ कर रहा है कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास पास आउट हुआ। तो मेरे एक सर ने मुझे पूछा था कि अरे बेटा भाई तू तो 2 साल डीसी हुआ तभी भी तू फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग पास आउट कैसे हुआ। पर मैंने जो इंजीनियरिंग में 2 साल गवाए हैं, या मैं बोलता हूँ कि 2 साल जो मेरे गए हैं, उसमें ही मैंने खुद को कॉन्फिडेंस मेरे अंदर का बढ़ा लिया था। मैं खुद को मोटिवेट करने की टेक्निक्स में जान गया था और मैं कभी भी निगेटिव सोच में नहीं रखता था। तो मैंने मेरे सर को जवाब दिया कि आप सोच रहे हो कि मैं 2 साल डीसी होने के बाद ही फर्स्ट क्लास में इंजीनियरिंग पास आउट कैसे हुआ हूँ। तो मैंने उनको जवाब दिया कि शेर जब अपनी शिकार पे झपेट मारता है ना तो 4 कदम पीछे आता है। तो हम फिर तो 2 ही आ गए। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव।
हमें जो भी ज़िंदगी में काम करना है वो पॉजिटिव सोच के करना है और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ करना है। हम जितना कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, जितना पॉजिटिव से काम करेंगे, उतने अच्छे तरीके से हम अपनी फील्ड में काम कर सकते हैं और हम अच्छे तरीके से सक्सेस हो सकते हैं। ये मुझे समझ में आ गया। फिर बाद में इंजीनियरिंग होने के बाद 2017 में मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का ऑडिशन दिया। तो मैं उस साल तो रिजेक्ट हो गया और मैं नागपुर फिर से वापस आ गया। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई मेरे में कुछ कमी है। तो मैंने फिर से एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि मैंने जो थिएटर किया है, मैंने जो नाटक किया है, वो थिएटर नहीं है, वो तो एक नाटक, एक बेसिक है। तो मुझे प्रोफेशनली थिएटर के बारे में जानना पड़ेगा, थिएटर के बारे में सीखना पड़ेगा, थिएटर क्या है समझना पड़ेगा। तो थिएटर में एक्टिंग किस तरह की जाती है, थिएटर में लाइट्स, म्यूजिक, सेट डिज़ाइंस होते हैं, मेकअप है, इसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। ये मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने नागपुर में आने के बाद ये थिएटर ग्रुप के साथ काम किया, यहाँ की जो अच्छी थिएटर पर्सनैलिटीज़ है उनके साथ काम किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस किया और मैंने थिएटर वर्कशॉप भी किए। उसके बाद मैंने 2018 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा और एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी, इन तीनों इंस्टीट्यूट का ऑडिशन दिया और बाद में 2018 में मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में सिलेक्शन हो गया। तो देश के कलाकारों में 25 कलाकार यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं और 25 कलाकारों में मैं एक था। तो मुझे पता चल गया था अभी मुझे 2 साल मुझे थिएटर के लिए काम करना है। तो ऐसे आज इस साल मेरा मास्टर इन थिएटर आर्ट्स कंप्लीट हो गया है, 2 साल पूरे हो गए हैं। तो उसी बदौलत मैं आज आपको करियर इन थिएटर आर्ट्स के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो पॉइंट वाइज हम आगे बढ़ेंगे कि हम हमारा थिएटर आर्ट्स में करियर कैसे कर सकते हैं। ये जो मेरा जर्नी है, मैंने जो आपको बताया है इन शॉर्ट, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि ये बहुत ग्रेट है, बहुत कुछ अलग है, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ा सेल्फ मोटिवेशन है कि जो मैंने जैसे जितने साल मैंने मेरे गए हैं या मैं फेल हुआ हूँ, डीसी हुआ हूँ, तभी भी मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई करके मेरा डिग्री मैंने पास आउट हुआ है और मैं मास्टर इन थिएटर आर्ट में सिलेक्ट हुआ हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेल्फ मोटिवेशन है। तो बात ये है कि अगर मैं मास्टर इन थिएटर आर्ट्स करना चाहता था, मैं थिएटर में करियर करना चाहता, तो मैंने इंजीनियरिंग क्यों किया? क्योंकि 11वीं 12वीं से लेकर इंजीनियरिंग तक मेरे 10 साल की टेक्निकल जर्नी है। तो मैंने किसी भी और फील्ड में ग्रेजुएशन करके थिएटर आर्ट्स में क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो मुझे 10 साल टेक्निकल एजुकेशन में मैंने जो दिए हैं, अगर वो 10 साल में मेरे थिएटर में देता तो आज मैं और अच्छे लेवल पे काम किया रहता। इस बात का मुझे दुख नहीं है, मैं जो भी मैंने किया है मुझे बहुत खुशी है, सुकून है, पर ये लॉस मेरे ज़िंदगी में हुआ है। क्यों? तो इसकी वजह है कि मेरे ज़िंदगी में कोई टारगेट ही नहीं था। मैंने कभी पहले मतलब मैंने खुद को परखा ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर मैं थिएटर करना चाहता हूँ तो थिएटर में करियर कैसे कर सकते हैं, थिएटर मैं एक्टर कैसे हो सकता हूँ, इसके बारे में मैंने कभी जाना ही नहीं। इसलिए मेरा ये लॉस हुआ है, इसलिए मेरे इतने साल टेक्निकल एजुकेशन में गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे जो पता चला है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि हम थिएटर में करियर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, जो थिएटर सीखना चाहते हैं, जो थिएटर करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक थिएटर किया नहीं है उनके लिए मैं तो बेसिक से थोड़ा बताऊंगा, और जिन्होंने थिएटर किया है, वो थिएटर कर रहे हैं, वो इस थिएटर में करियर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है कि थिएटर आर्ट्स मतलब क्या? थिएटर आर्ट्स मतलब नाट्य कला। तो नाटक में अन्य कलाओं का मिश्रण होता है। जब एक कोई नाटक प्रस्तुत होता है, जब एक नाटक तैयार होता है, तो उस नाटक में जैसे सेट डिज़ाइन हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, मेकअप हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, लाइट्स हो, ऐसे अन्य कलाओं का मिश्रण होकर एक नाटक तैयार होता है। तो उसे हम नाट्य कला कहते हैं। तो इस थिएटर आर्ट्स में ये सभी कलाएं आती है। नाटक मतलब केवल एक डायरेक्शन नहीं, केवल एक्टिंग नहीं, केवल सेट डिज़ाइन नहीं, तो सभी कलाएं मिलकर एक नाटक तैयार होता है, उसको ही हम थिएटर आर्ट्स कहते हैं। तो जैसे अभी जिन दोस्तों को थिएटर आर्ट्स में करियर करना है, जिन्होंने थिएटर ज्वाइन नहीं किया है,
वो जो थिएटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आखिर हम थिएटर शुरुआत कैसे करें। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमने तो खुद को एक सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थिएटर करना चाहिए। क्या सच में मैं थिएटर में इंटरेस्ट से काम कर सकूंगा। खुद को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आखिर मैं थिएटर में काम क्यों करना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल जो है कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ या फिल्म करना चाहता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सवाल है, क्योंकि थिएटर अलग है, फिल्म अलग है, दोनों अलग अलग है और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को फिल्म में काम करना होता है, वो समझते हैं कि थिएटर के माध्यम से हम फिल्म की तरफ जाएंगे, तो मुझे लगता है ये गलत है। हाँ, कुछ एक्टर, बहुत से एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने थिएटर में पहले से काम किया है और अभी फिल्म कर रहे हैं, जैसे अनुपम खेर हो, नसरुद्दीन शाह हो, इरफान खान हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो। ये जो बड़े ग्रेट एक्टर हैं, उन्होंने थिएटर किया है और अभी फिल्म कर रहे हैं। नो डाउट आज ऐसे भी एक्टर हैं जो थिएटर भी कर रहे हैं और फिल्म भी कर रहे हैं। तो पहले की बात अलग थी, पर आज थिएटर का भी एक एजुकेशन है, थिएटर में भी करियर कर सकते हैं और फिल्म का भी एक एजुकेशन है। तो हम दोनों में करियर कर सकते हैं और दोनों की टेक्निक्स, दोनों की प्रोसेस अलग अलग है। तो अगर आपको फिल्म में काम करना है तो आप फिल्म का एजुकेशन लीजिए, फिल्म की जो टेक्निक्स है, जो प्रोसेस है, उसका ट्रेनिंग लीजिए। अगर आपको सच में थिएटर ही करना है तो आप थिएटर इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर सोचने के बाद ऐसा मुझे लगा कि हाँ मैं थिएटर करना चाहता हूँ और मुझे थिएटर में इंटरेस्ट है, तो ऐसा है कि थिएटर जो है वो पढ़ने से या थिएटर के बारे में सोचने से थिएटर तो नहीं आएगा। हमें थिएटर करने से थिएटर पता चलेगा। थिएटर करते करते हम थिएटर के बारे में समझने लगेंगे और आखिर थिएटर क्या है, थिएटर आर्ट्स किसे कहते हैं, ये करने के बाद पता चलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें खुद को जानना है कि क्या मैं नाटक में काम कर सकता हूँ, उतनी मेरी क्षमता है। तो हमें एक अच्छा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। जब हम किसी थिएटर ग्रुप से जुड़ेंगे तो हम धीरे धीरे उस ग्रुप के साथ काम करते वक्त उस थिएटर की क्या प्रोसेस होती है, थिएटर में कैसा काम किया जाता है, थिएटर में काम करते वक्त क्या टेक्निक्स, क्या डिफरेंट एक्सरसाइज करके हम किस तरह से काम करते हैं, तो ये हमें धीरे धीरे पता चलेगा। आपके गांव में हो या शहर में हो, जो भी अच्छा थिएटर ग्रुप हो, उस थिएटर ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, काम कीजिए, काम करते करते खुद को एनालिसिस कीजिए कि मैं थिएटर में किस तरह से काम कर सकता हूँ। और थिएटर में काम करते वक्त फिर से और एक एनालिसिस कीजिए कि मैं थिएटर में क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं थिएटर में एक्टिंग अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, डायरेक्शन अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मेकअप अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, या मैं सेट डिज़ाइन अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। बहुत सी, मतलब थिएटर में भी बहुत सी कलाएं हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। केवल एक्टिंग मतलब ही थिएटर नहीं है। तो ये हमें खुद को पहचानना पड़ेगा। फिर बाद में हमें जब पता चलेगा कि भाई हाँ मैं तो म्यूज़िक अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो उसको फिर हम फोकस करना बहुत ज़रूरी कि हाँ चलो भाई मैं ये करना चाहता हूँ, ये फिर उस पर फोकस करके हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये तो हो गया थिएटर ग्रुप में काम करने का पॉइंट। पर अभी जो मेरे दोस्त इस थिएटर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस जो हमारे भारत में जो थिएटर के अच्छे इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन होना चाहते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये चाहते हो कि आपको एक अच्छा थिएटर का ट्रेंड आर्टिस्ट बनना है, आपको ट्रेनिंग लेना है, अच्छी तरीके से आपको वो थिएटर की प्रोसेस जानना है,
तो मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट बताऊंगा जो भारत के टॉप के इंस्टीट्यूट है। आप उस इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हो सकते हो। आप वहाँ पे अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन आपका अगर हो जाए तो उसके बाद अच्छी तरीके से आप थिएटर का ट्रेनिंग उसमें आपको मिल सकता है। तो मैंने जो एक थिएटर इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि भारत में सबसे टॉप पर एक थिएटर इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 3 साल का डिप्लोमा है और इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये दिल्ली में है। ये भारत का बहुत पुराना थिएटर इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट से बहुत बड़े बड़े ग्रेट एक्टर पास आउट हुए हैं। जैसे आप बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हो या जो बॉलीवुड में मराठी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो ग्रेट एक्टर हो, वो यहाँ से पास आउट हुए हैं। जैसे अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह जी है और इरफान खान जी है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी है। ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो एनएसडी से पास आउट हुए। ये बहुत अच्छा थिएटर का इंस्टीट्यूट है और एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट करके इसको माना जाता है। दूसरा इंस्टीट्यूट है जो है लखनऊ में, भारतेंदु नाट्य एकेडमी। ये भी बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है और बीएनए ये 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से थिएटर की ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा। ये मध्य प्रदेश में है और ये 1 साल का थिएटर का डिप्लोमा है। इन तीनों इंस्टीट्यूट को ग्रेजुएशन कंपलसरी है। आप ग्रेजुएशन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन कीजिए और आफ्टर ग्रेजुएशन आप इस इंस्टीट्यूट के लिए अपना अप्लाई कर सकते हो। और जैसे पहले बताया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये 3 साल का डिप्लोमा। दूसरा इंस्टीट्यूट है भारतेंदु नाट्य एकेडमी, ये 2 साल का डिप्लोमा। मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा ये 1 साल का डिप्लोमा। ये बहुत अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र पुणे का ललित कला केंद्र। ये बहुत ही अच्छा महाराष्ट्र का एक थिएटर इंस्टीट्यूट है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे थिएटर के बारे में सिखाया जाता है। और थिएटर में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ऐसे 2 तरीके से काम होता है। क्योंकि थ्योरी भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। थ्योरी पता चलने के बाद हम प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 2 तरीके से काम चलता है। मतलब थ्योरी 40% है तो 60% प्रैक्टिकल। तो मैं आपको ललित कला केंद्र के बारे में बता रहा था। तो ये पूना यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आप आफ्टर 12th भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। थिएटर में ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। और उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स, जिस इंस्टीट्यूट में मैं अभी मास्टर कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। वो मुंबई यूनिवर्सिटी का एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट डिपार्टमेंट है। वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। ये जो इंस्टीट्यूट के नाम मैंने बताया है ये भारत के बहुत अच्छे थिएटर इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से थिएटर के बारे में सिखाया जाता है। बाद में यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बताया जाए तो नागपुर यूनिवर्सिटी है, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी है, नांदेड़ यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी आप लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन थिएटर आर्ट्स कर सकते हो। तो आपको ये मतलब नेट पे भी ये सब इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल सकता है। तो इन शॉर्ट में मैंने ये सब इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताया है। तो अगला सवाल ऐसा है कि अगर ये इंस्टीट्यूट में आपको अप्लाई करना है, ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो आपकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एनएसडी हो, बीएनए हो, एमपीएचडी हो, एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स हो, ललित कला केंद्र हो, यहाँ पे हाँ, मुझे एक सवाल पूछा गया कि एफटीआई ये फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है पुणे का, ये थिएटर इंस्टीट्यूट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फिल्म में करियर करना है तो आपको एफटीआई के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो एफटीआई अलग है और जो मैंने इंस्टीट्यूट बताया वो अलग है। तो अगर आप थिएटर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होना चाहते हो तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि आपको एक तो थिएटर का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। थिएटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर थिएटर है क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि थिएटर में जैसे लाइट डिज़ाइन हो, मेकअप हो, सेट डिज़ाइन हो, एक्टिंग हो, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज तो भी आपको पता होना चाहिए।
आपको कम से कम 6 नाटक आपने करना ज़रूरी है। आप अच्छे एक थिएटर ग्रुप में काम कर रहे हो, अच्छे डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हो, तो ये आपका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। उसके बाद आप थिएटर के प्रति आपका एक नॉलेज होना, जैसे थिएटर में जो नाटककार होते हैं वो नाटककार पता होने चाहिए। जैसे नाटक में भारतीय नाटककार पता होने चाहिए। भारत में जो अच्छे नाटककार है, जो अच्छे नाटक के कलाकार हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। मतलब अभी की करंट सिचुएशन क्या है नाटक के बारे में, उसके बारे में भी हमें अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। नाटक की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह के नाटक है, वो नाटक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब सिलेक्शन प्रोसेस में जब ऑडिशन होता है तो थिएटर के बारे में जो बेसिक सवाल हमसे पूछे जाते हैं। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस में मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि जो बेसिक नॉलेज है अबाउट द थिएटर वो बहुत आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सवाल है कि ये सिलेक्शन होने के लिए इंस्टीट्यूट के लिए हम किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमें जो एक सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो ऐसा होता है कि एक पहले तो राइटिंग होता है, मतलब जो एनएसडी है, जैसे बीएनए है, एमपीएसडी है, ये इंस्टीट्यूट के अलग अलग एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस से उनकी सिलेक्शन उनका होता है। तो जैसे एनएसडी में और बीएनए में और एमपीएसडी में फर्स्ट राउंड में एक सिलेक्शन होता है। फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में फाइनल सिलेक्शन होता है। और देश के जितने भी कलाकार वहाँ ऑडिशन के लिए आते हैं उसमें से 25 कलाकार को सिलेक्ट किया जाता है, ये फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इसकी जो तैयारी होती है हमें इस तरह से करना होता है कि हमें, जैसे मैंने बताया कि आपको सब नाटक के बारे में पता चाहिए। भारत में जितने प्रसिद्ध नाटक हुए हैं वो नाटक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आपका राइटिंग जो होगा उस राइटिंग में आपको थिएटर के बारे में बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, उसके जवाब आपको उसमें राइटिंग में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका ऑडिशन होगा जो एक परफॉर्मेंस के फॉर्म में होता है। तो आपको उस ऑडिशन में डांस करके दिखाना पड़ेगा, आपको गाना गा के दिखाना पड़ेगा। आपको जो मोनोलॉग्स इंस्टीट्यूट भेजता है वो मोनोलॉग्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक मोनोलॉग आपका रहेगा, एक मोनोलॉग इंस्टीट्यूट आपको भेजता है, वो प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। वो मोनोलॉग्स वहाँ पे परफॉर्मेंस करने पड़ते हैं। बाद में आपको थिएटर के बारे में पूछा जाएगा और ऑडिशन के समय ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप थिएटर के प्रति क्या सोचते हो, थिएटर के प्रति आपका कितना लगाव है, आप थिएटर क्यों करना चाहते हो। आपको उल्टे सीधे सवाल भी पूछे जाएंगे कि क्या आप थिएटर करने के बाद फिल्म करोगे, तो ऐसा भी पूछा जाता है। तो इसलिए ओवरऑल आपको थिएटर के बारे में बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस ऑडिशन प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में आप ये जो थिएटर का ट्रेनिंग है, ये थिएटर का ट्रेनिंग क्यों लेना चाहते हो और आप वो ट्रेनिंग लेने की आप में क्षमता है, ये ऑडिशन में देखा जाता है। तो एक बेसिक जो है वो प्रिपरेशन ये हम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल नहीं बता सकूँगा। आपको अगर डिटेल में पता करना है तो हम इस सेशन के बाद में पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अगला सवाल ऐसा है कि हम जब ये ट्रेनिंग ले लिए, चलो हम इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले लिया, हम इंस्टीट्यूट से पास आउट भी हो गए, तो पास आउट होने के बाद ये और पास आउट होने के बाद तो पास आउट होने के पहले जैसे हम जब इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आपको ये इंस्टीट्यूट क्या सिखाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमें थिएटर आर्टिस्ट बनना है तो हम इंस्टीट्यूट में जाने के बाद हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी अच्छे थिएटर इंस्टीट्यूट में जाने के बाद हमें सही तरीके से थिएटर के बारे में जानने को मिलेगा। सही तरीके से थिएटर का जो भी नॉलेज है वो इंस्टीट्यूट हमें सिखाएगा। थिएटर की जो भी एक अच्छी थिएटर पर्सनालिटी है वो थिएटर पर्सनालिटी हमें थिएटर पढ़ाने आएंगे। और जैसे मैंने बताया कि नाट्य कला जो है वो अन्य कलाओं का मिश्रण है, तो सभी कलाओं के बारे में हमें वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा और हमारे अंदर जो भी कलागुण है, जो भी क्वालिटीज़ है, उसको वहाँ पे पॉलिश किया जाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ये गारंटी नहीं देगा कि हाँ
हम आपको एक परफेक्ट थिएटर का आर्टिस्ट बना देंगे, नहीं। कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं बता सकता, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको जॉब की गारंटी नहीं देगा कि भाई इस इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद आपको ये काम मिलना ही है, नहीं, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। ये थिएटर ऐसा एक करियर है जहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई ऐसी जॉब गारंटी नहीं है, जहाँ पे आप किसी अपने डिग्री से या डिप्लोमा दिखाकर आपको काम नहीं मिल सकता। आपको काम करना पड़ेगा, उस काम को जानना पड़ेगा, और जितने अच्छे तरीके से आप काम करोगे उतना अच्छे तरीके से आपकी इस फील्ड में ग्रोथ होगी, इसमें आपकी प्रोग्रेस होगी। तो ऐसा है कि ये इंस्टीट्यूट आपको पॉलिश करेगा, आपको इंस्टीट्यूट एक सही मार्ग दिखाएगा और सही तरीके से गाइडेंस करेगा कि थिएटर में आपको क्या करना है। अगर थिएटर में आपको ये करना है तो आपको थिएटर में इस तरीके से काम करना पड़ेगा। जो ये इंस्टीट्यूट आपको अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग एक्सरसाइज के तरह आपको थिएटर सिखाएगा। तो इंस्टीट्यूट आपको ये देगा। बाद में इस इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो हम इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद ऐसा है कि कितनी भी अच्छे तरीके से हमने ट्रेनिंग लिया हो या अच्छे इंस्टीट्यूट से हम पास आउट हुए हैं, तो भी हमें बाहर निकलने के बाद जीरो से ही काम शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं जैसे एनएसडी से पास आउट हूँ, तो मैं एनएसडी से पास आउट हो इसलिए मुझे कोई भी जैसे नाटक में लीड रोल नहीं देगा। तो मेरा काम कितना अच्छा है इसके हिसाब से मुझे काम मिलेगा। तो आपको अगर जैसे मैंने बताया कि एनएसडी है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, एमपीएसडी है या ललित, ये 3 इंस्टीट्यूट जो है पहले जो डिप्लोमा कोर्सेज है, तो ये ग्रेजुएशन नहीं है। तो आप इस ग्रेजुएशन नहीं होने के बावजूद ये ग्रेजुएशन नहीं है, इसलिए आप ग्रेजुएशन के बाद नेट की एग्ज़ाम नहीं दे सकते और उसमें पीएचडी नहीं कर सकते। पर जैसे ललित कला केंद्र है, इसमें अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, जैसा एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट मुंबई यूनिवर्सिटी है, इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप नेट की एग्ज़ाम दे सकते हो थिएटर आर्ट्स में ही, और नेट की एग्ज़ाम देने के बाद आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हो। तो पहला फ्यूचर स्कोप और पहली जॉब अपॉर्चुनिटी ये है कि आप टीचिंग लाइन में अगर जाना चाहते हो, आप थिएटर सिखाना चाहते हो, तो आप पीएचडी करने के बाद आप अच्छे एक थिएटर इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में थिएटर के प्रोफेसर करके आप जॉब कर सकते हो। ये पहली जॉब अपॉर्चुनिटी है। या तो आप किसी स्कूल में थिएटर टीचर करके आप जॉब कर सकते हो, ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद अगर आप अच्छे वेल नोन इंस्टीट्यूट से एक ट्रेंड आर्टिस्ट हो, तो आप अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट, खुद का एक थिएटर ग्रुप भी शुरू कर सकते हो, उसके ज़रिए से आप काम कर सकते हो। उसके बाद जैसे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरीके से कमर्शियल थिएटर चलता है, और मुंबई में जो कमर्शियल थिएटर चलता है, तो मुझे जितना पता है उसके हिसाब से पूरे भारत में ऐसा कमर्शियल थिएटर नहीं चलता है जितना मुंबई में चलता है। तो मुंबई में हम बहुत अच्छी तरीके से कमर्शियल थिएटर में काम कर सकते हैं। तो आपका जैसा स्पेशलाइजेशन हो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आप अच्छे एक्टर हो तो आप अच्छे तरीके से एक्टिंग कर सकते हो। आप लाइट डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन, मेकअप हो, आप सेट डिज़ाइन हो, तो इसमें आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो आप कमर्शियल थिएटर में काम करके भी अच्छा आप मतलब एक अच्छा आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, अच्छा तरीके से काम कर सकते हो, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। तो उसके बाद ऐसा है कि आप अपने खुद के वर्कशॉप भी ले सकते हो, क्योंकि आपने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एक ट्रेनिंग लिया है, तो आपको पता है कि थिएटर में काम करने की प्रोसेस क्या है, क्या ट्रेनिंग है। तो आप खुद एक रिसर्च करके भी एक थिएटर की नई प्रोसेस बना सकते हो, नई टेक्निक्स बना सकते हो। तो ये सब जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा नहीं कि आप एक अच्छे बड़े कलाकार हो जाए, बहुत बड़े एक्टर हो जाए तो ही आपको इस फील्ड में सक्सेस मिलेगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। मैं मानता हूँ, मतलब मतलब मेरा कहना ये है कि आपको इस फील्ड में सक्सेस मिलना मतलब ये नहीं कि आप
को बहुत पैसा मिल जाना, कि जैसा मैं पहले गरीब था और बाद में मैंने ये काम शुरू किया, मुझे बहुत पैसा मिला और मैं अमीर हो गया। तो मुझे लगता है ये सक्सेस नहीं है। आप जो भी काम करना चाहते हो वो ईमानदारी से, दिल से अगर आप वो काम कर रहे हो, अच्छी तरीके से काम कर रहे हो और आपका काम देखकर आपको काम मिल रहा है और आपका अच्छा नाम हो रहा है, आपके काम से आपको जाना जा रहा है, तो मुझे लगता है ये आपका उस फील्ड का सक्सेस है। पैसा तो आएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास टैलेंट है उसके पास काम भागते हुए आएगा। इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी है, इरफान खान जी है। ये इनका अगर हम इंटरव्यू देखते हैं, इनका पास्ट अगर देखते हैं, तो कोई नहीं बोल सकता कि ये इतने बड़े कलाकार हो सकते थे, पर आज वो इतने बड़े कलाकार थे। तो इसीलिए हमें पहले खुद का इंटरेस्ट पहचानना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं सच में अगर थिएटर करना चाहता हूँ, मुझे थिएटर में करियर करना है, तो सबसे पहले आपको थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको धीरे धीरे थिएटर को समझना पड़ेगा। थिएटर को समझने के बाद थिएटर की क्या प्रोसेस होती है उसको समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा थिएटर में काम कर लिया तो भाई चलो अभी थिएटर के इंस्टीट्यूट के लिए हम अप्लाई करते नहीं। हमें थिएटर को बेसिक पूरा जानना पड़ेगा। उसके बाद हम 1-2 साल 3 साल थिएटर करने के बाद हमें अगर अच्छी तरीके से थिएटर पता चल जाए तो फिर बाद में हम थिएटर इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि थिएटर आर्ट्स में करियर करना है या थिएटर करना है तो इंस्टीट्यूट में एडमिशन होना ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कितने नाटक के कलाकार हैं, ऐसे कितने थिएटर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई किया पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी आज वो बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट है, आज वो बहुत बड़े एक्टर है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मनोज वाजपेयी जी, जिन्होंने बहुत बार मुझे लगता है 6 साल एनएसडी के लिए अप्लाई किया, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी आज मनोज वाजपेयी जी बहुत बड़े एक्टर है और आज मनोज वाजपेयी जी को एनएसडी कॉल करती है, एनएसडी में उनको बुलाया जाता है थिएटर के ट्रेनिंग के सेशन के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत से कलाकार हैं। तो ज़रूरी नहीं है, हम थिएटर करते करते भी थिएटर को सीख सकते हैं, थिएटर को समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर हम इंस्टीट्यूट का अप्लाई कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम एक बार हम अप्लाई करते हैं, 2 बार अप्लाई करते हैं, 3 बार। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो 6 साल 7 साल से एनएसडी हो जो मैंने आपको इंस्टीट्यूट बताया उसमें अप्लाई कर रहे हैं, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पर वो लगे हैं। नहीं होगा तो भी वो थिएटर में काम करेंगे और अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं और पक्के से करेंगे। तो ये मन में ख्याल मत लाना कि इंस्टीट्यूट में एडमिशन अगर नहीं होती है तो मैं थिएटर नहीं कर पाऊँगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करो, अच्छे थिएटर ग्रुप में काम करो तो आपको थिएटर के बारे में पता चलेगा और थिएटर में आप काम करोगे। तो ये हो गया इन शॉर्ट में आपको मैंने थिएटर के बारे में जो भी बताया। तो ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। और जैसे कि मतलब जितना मुझे पता है तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। तो लास्ट में मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर सच में आपको लगता है कि मैं थिएटर में काम कर सकता हूँ, या तो आप कंफ्यूज हो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने जैसे बताया वैसे तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करके थिएटर करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि क्या सही में मैं इसमें करियर कर सकता हूँ। नहीं तो क्या होगा, जैसे मैंने इतने साल इंजीनियरिंग की और बाद में 2 साल मैंने जैसे थिएटर का जैसे 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी आप टारगेट क्लियर कीजिए कि मुझे करियर किस में करना है, किस फील्ड में करना है। अगर आप थिएटर में करना चाहते हो तो मैंने जो बताया है, जो प्रोसेस बताइए, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं तो आपको बहुत डिटेल में आपको सब इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो आपको अगर लगता है कि इसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने जो बताया है आपको
अगर अच्छा लगा, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे जो भी फेसबुक पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उस पर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको उसके बारे में डिटेल बता सकता हूँ, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर आपको कोई अभी सवाल है तो आप पूछ सकते हो, मैं वो सवाल आपको उसके जवाब अभी दे सकता हूँ। आपके कोई सवाल है थिएटर आर्ट्स के बारे में, या मेरा कुछ बताने में छूट गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कुछ सवाल है आपके तो मुझे आप पूछ सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया है इस सेशन में, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हाँ, करियर इन हाउ गर्ल्स कैन हैव करियर इन थिएटर। इस करियर में ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए कुछ अलग प्रोसेस है, लड़कों के लिए कुछ अलग प्रोसेस है। नहीं, जो प्रोसेस मैंने बताई है वही प्रोसेस से हम अगर जाते हैं तो मतलब लड़की हो या लड़के हो, प्रोसेस सेम है। तो थिएटर में करियर करना है तो पहले थिएटर करना पड़ेगा, थिएटर को समझना पड़ेगा, थिएटर को जानना पड़ेगा। हाँ, तब जाके हम थिएटर कर सकते हैं। ऐसी कोई अलग प्रोसेस नहीं है। लड़के और लड़कियों के लिए सेम प्रोसेस है। सिर्फ इतना है कि थिएटर का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कुछ ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो फिल्म में काम करना चाहते हैं और थिएटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, थिएटर इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं और फिल्म करते हैं। ओके, कांबड़े सर से इन्होंने सवाल किया, थिएटर का डेली लाइफ में क्या उपयोग होता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। थिएटर में डेली लाइफ का सवाल क्या होता है? देखिए, थिएटर एक ऐसा माध्यम है, नाटक ऐसा माध्यम है जो हम रंगमंच पर जो भी करते हैं वो जो समाज में चलता है, समाज में जो भी चलता है या पूरे दिन में, पूरे ज़िंदगी में हम जो करते हैं वही कलाकार रंगमंच पर दिखाते हैं। तो थिएटर आर्टिस्ट को मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे ये महसूस करना होता है कि हाँ, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं रंगमंच पर गया और मैं हाँ चलो भाई अभी स्टार्ट, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और अभी जब तक नाटक ख़त्म नहीं होता तब तक मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, उसके बाद मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। नहीं नहीं, हमें ये दिमाग में रखना पड़ता है कि हम एक थिएटर आर्टिस्ट है। हमें जैसे डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, और ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है। अगर वो जो चल रहा है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है और वही हमें रंगमंच पर दिखाना है। तो जैसे सवाल है कि थिएटर का डेली लाइफ में क्या उपयोग होता है, बहुत बड़ा उपयोग होता है। कि जैसे एक बताया जाए तो थिएटर हम जब करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हम अगर ज़िंदगी में हम आजू बाजू ऑब्जर्व करते रहे तो उसका फ़ायदा होता है कि हम थिएटर लाइफ में देखो, थिएटर में एक ऐसा करियर है जैसा एक्टर के लिए स्पेशलाइज कि आप कोई डिग्री अगर ना ले, जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, फिर भी मैं नाटक में इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं नाटक में डॉक्टर बन सकता हूँ। तो ये किसी भी फील्ड का काम मैं नाटक में दिखा सकता हूँ। तो इसीलिए इंजीनियर कैसे होता है, इंजीनियर डॉक्टर कैसे होता है, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, उसका काम करने का ढंग कैसा है, तो ये ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम वो रंगमंच पे अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। और डेली लाइफ में ऐसा है कि आपको एक पहचान मिलती है। आप थिएटर में जब काम करते हो तो आपको एक थिएटर आर्टिस्ट की तरफ नज़रिए से लोग देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है। जो मेरा अनुभव है को आपको लोग एक आर्टिस्ट के नज़रिए से देखते हैं। ये रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है और ये रिस्पेक्ट आप पैसे से नहीं खरीद सकते।
तो इरफान खान जी को हम ज़िंदगी भर याद करेंगे, पर हम ये नहीं सोचते कि इरफान खान जी ने ज़िंदगी में कितना पैसे कमाए, हम ये नहीं सोचते। तो हम उनका रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? कि उनके काम की वजह से। तो थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी पहचान कराएगा, जो आपको एक आर्टिस्ट की एक पहचान देगा और एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट समाज में आपको देगा। मैं इस सवाल का जवाब इस तरह से दे सकता हूँ। और बाकी भी बहुत फ़ायदे हैं। जब थिएटर करते हो तो आपको एक्टिंग कैसे करना है ये पता चल जाता है। तो आप ज़िंदगी में जहाँ ऐसी नौबत आए कि अभी आपको एक्टिंग करना है तो बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग कर सकते हो। वैसे तो हर एक इंसान एक्टर होता है, हर एक इंसान एक्टर होता है। जब समय आए तो हर एक बंदा एक्टिंग करता है। तो मुझे लगता है कि पृथ्वी जो है ये बहुत बड़ा एक रंगमंच है, और इस पृथ्वी पे हम जो एक इंसान है, एक प्रत्येक इंसान जो है अपनी ज़िंदगी की जो उसकी नाटक की कथा है उसका बहुत अच्छा एक एक्टर है। हाँ, जब हम एक स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ प्रोसेस होती है, उसके हिसाब से हमें वो उस रंगमंच पर काम करना होता है। हाँ, एक सवाल आया है कि कांबड़े सर ने सवाल पूछा है कि न्यूज़ रिपोर्टर ड्रामा सिखा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि न्यूज़ रिपोर्टर एक अलग फील्ड है तो, और नाटक एक अलग फील्ड है। जैसे मैंने शुरुआत से आपको बताया कि नाटक की एक प्रोसेस होती है, नाटक की एक टेक्निक्स होती है। तो वो प्रोसेस और वो टेक्निक्स अगर आपको पता चल गई और वो प्रोसेस और टेक्निक आप अच्छी तरीके से दूसरों को डिलीवर कर सकते हो तो आप नाटक सिखा सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ, पर एक बात है कि वो क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे मुझे डांसर बनना है तो मुझे अच्छी तरीके से डांस करते आना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे अगर मेकअप करना है तो मुझे मेकअप का वो नॉलेज है या मेकअप का जो इंटरेस्ट है वो मुझ में होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जैसे मुझे ज़िंदगी में बनना इंजीनियर हो, मैं बन रहा हूँ डॉक्टर, तो मैं ज़िंदगी में कभी अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ये सोचता रहूँगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना था पर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। तो ऐसा होगा। तो इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूज़ रिपोर्टर अगर ये काम सीख जाए, ये टेक्निक, ये प्रोसेस अच्छी तरीके से सीख जाए, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये वो अपने हिसाब से अच्छे तरीके से वो सिखा सकते हैं। पर वो टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, और सिखाने के लिए जो थिएटर की जो प्रोसेस है, जो टेक्निक्स है, वो भी आना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ सवाल है तो उसके जवाब मैं दे सकता हूँ, या आपको जैसे थिएटर के बारे में और कुछ जानना हो तो मेरा फेसबुक पे पेज है, मैं फेसबुक पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर भी मेरा अकाउंट है, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ से मुझे एक पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा और उसके बाद हम पर्सनल में अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो सेशन है ये यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास जो एक बेसिक नॉलेज था, जो मुझे इतने मतलब कम समय में मुझे आपको बताना था, तो मैंने वो आपके सामने रखा है, वो आपके सामने मैंने बताया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने जो बताया वही फुल एंड फाइनल है, नहीं, आप और इसमें रिसर्च करके, सर्च करके आप इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। यहाँ पे एक सवाल है कि फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए या थोड़ा। देखिए, ये तो पहली बात ऐसा है कि ये आज इस सेशन का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है थिएटर आर्ट्स, तो मैं नाटक के बारे में ही बोल सकता हूँ, नहीं तो ये आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा। तो फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में आपको अगर थोड़ा जानना है तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे है, तो वो पर्सनली मैं आपको बता सकता हूँ। अगर ये एक्सट्रीमली सॉरी, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। तो शशि ड्रीम फाउंडेशन का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ
थैंक यू सो मच सची ड्रीम फाउंडेशन एंड स्पेशली मिस्टर हर्षल ढोके सर और उनकी सभी टीम मेंबर को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मुझे ये इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी, इस माध्यम से मैं अपने दोस्तों से मेरा नॉलेज, मेरा अनुभव मैं शेयर कर पाया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और 4 तारीख से जैसे ये सेशन देख रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ये सेशन चल रहे हैं, आगे भी बहुत अच्छे सेशन है। आप सभी लोग से मैं विनती करता हूँ कि आगे की भी जो सेशंस है आप वो अटेंड कीजिए। और फिर से एक बार बताता हूँ कि अगर आपको इसके बारे में, थिएटर आर्ट्स के बारे में जानना हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में जितना मुझे पता है मैं आप वो इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और यहाँ पे इस एफबी लाइव की सेशन में जितने लोग हमसे जुड़े हैं सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच। आपने इतने समय मुझे सुन लिया और इतना समय मुझे दिया। वैसे तो एफबी लाइव का ये मेरा पहला सेशन है और इस फाउंडेशन ने मुझे ये मौका दिया है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। फिर से मिलेंगे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।